सुई जनरिस क्रिमिनल ट्रायल पुस्तक इसलिए है खास। तीनों संहिताओं की है क्रिमिनल ट्रायल पुस्तक में हर जानकारी। सेवानिवृत्त जिला जज रामायण शर्मा ने लिखी है पुस्तक। 25 साल न्यायिक सेवाओं में लंबे अनुभव को पुस्तक में है किया है साझा। पुस्तक में तीनों संहिताओं आरपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम की है संपूर्ण जानकारी। सुई जनरिस क्रिमिनल ट्रायल पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में है उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं, सभी का परिचय कराते हैं। अमूमन ये आपको स्टूडियो में नहीं मिलेंगे, पूर्व में न्यायिक सेवाएं दे चुके हैं, इसलिए इनका आमना सामना चूंकि हम लोगों से नहीं होता है, लेकिन आपके लिए आज स्टूडियो आए हुए हैं। आपको बता दें, आपका नाम है, सीतापुर के बहुत सारे लोग जानते और पहचानते भी होंगे। रामायण शर्मा जी जिला जज के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और इस समय उन्नाव में परमानेंट लोक अदालत में चेयरमैन पद की सेवाएं दे रहे हैं। लंबा चौड़ा न्यायिक सेवाओं का अनुभव रखते हैं और वो अनुभव आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक लेकर आए हैं जो काम आने वाला है। इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे, इस पुस्तक में क्या कुछ खास है और लोगों के लिए कितनी ये मददगार होगी। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, तमाम जानकारियों को जानना चाहते हैं, उसके लिए कितनी भागदौड़ करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, वो आपको ये सारी पुस्तक में मिलेगा। और इस पुस्तक को आपने अपने 25 सालों की न्यायिक सेवाएं जो आपने दी, उनका अनुभव साझा किया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम भी आपको बता देते हैं, सुई जनरिस क्रिमिनल ट्रायल पुस्तक। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको उपलब्ध मिलेगी। तो सबसे पहले रामायण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद डॉक्टर पंकज गौर साहब जी, इंडिया टीवी को कि दर्शकों के सामने और इस पुस्तक को विस्तृत रूप से पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो आपने जो क्रिमिनल ट्रायल नाम की जो पुस्तक लिखी है अंग्रेजी और हिंदी में, इसमें क्या कुछ खास है, लोगों के लिए कितनी ये काम आने वाली है? ये पुस्तक जो है मैं अपने सर्विस के दौरान जो जो कमियां आती थीं और ट्रायल में जो जो परेशानियां मुझे हुई, और हम देखते थे कि नए अधिवक्ता जो हैं उनको क्या ट्रायल करने में परेशानी होती थी, वकालत करने में परेशानी होती, जो अभियुक्त आते थे, चाहे जो गवाह आते थे, उनको क्या क्या दिक्कतें आती थीं, हम लोगों को ऑर्डर पास करने में क्या क्या परेशानी आती थी, उसको मैंने बहुत दिनों के बाद जाना समझा। और मुझे ये लगा कि मैं अगर अपने अनुभव को किताब के माध्यम से लिख के दे दूं तो बहुत सारी आसानी सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो ट्रायल कर रहे हैं, चाहे ट्रायल झेल रहे हैं, चाहे ट्रायल का जो सामना कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जिन्हें कंपटीशन में पीसीएस-जे की परीक्षाएं, एपीओ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में मिल जाए, इसका मैंने प्रयास किया है। जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो उस समय नई संहिता नहीं आई थी। पुस्तक कंप्लीट होने के बाद, होने के समय में ही ये हुआ कि एक्ट चेंज हो गया। आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस को नए रूप में, नए धाराओं में उसको चेंज किया गया। तो क्या क्या चेंजिंग हुई है और नए में क्या था, क्या है, पुराने में क्या था, उसका हमने तुलना भी किया है कि क्या अंतर आया है और अब हमको किस तरह से विचारण के समय आना है। होता ये है कि जब कोई अपराध होता है तो पुलिस के सामने, चाहे पुलिस से पहले, हम वो लिख नहीं पाते हैं कि हम कैसे उसको पुलिस को दें, हम अपनी सूचना जो एफआईआर के रूप में दर्ज करावें, लोग नहीं जानते हैं। मैंने वहाँ से शुरुआत किया है कि एफआईआर अगर दर्ज होती है तो उसके पहले आपको क्या तैयारी करनी है? तहरीर को जी। एफआईआर आपने दिया, पुलिस ने दर्ज कर लिया। अगर एफआईआर दर्ज हो गई
तो आपको क्या क्या करना है, किस तरह की तैयारी करना है, किस तरह का परीक्षण का सामना करना है। अगर एनसीआर में दर्ज हो गई मुकदमे तो उस एनसीआर को किस तरह से आप कैसे उसका ट्रायल कराएंगे। अगर इस दोनों में मुकदमे नहीं दर्ज हो पाते हैं तो 156(3) की क्या विधा है। अगर ये भी नहीं हुआ तो आप परिवाद में अपने केस को किस तरह से ट्रायल करेंगे और इसको किस तरह से आप आगे ले जाएंगे। ट्रायल के विधा क्या होते हैं, समन ट्रायल क्या होता है, वारंट ट्रायल क्या होता है, सेशन ट्रायल क्या होता है, अपील क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, रिव्यू क्या होता है। इस सभी चीज़ें एक ही किताब में हमने आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट को तुलना करके इसमें दिया है कि हर चीज़ की जानकारी एक किताब के माध्यम से ही हो जाए। और सबसे बड़ी इस किताब की विशेषता मैंने देखी है कि हिंदी में किताबें कम हैं और जो हिंदी की किताबें हैं उसमें जो है सबसे अधिक शब्द की बात होती है। चूँकि ला कानून की भाषा अंग्रेजी में है तो उसका अनुवाद थोड़ा सा टफ होता है हिंदी में, तो बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें लिखने का प्रयास किया। अब मैं मतलब पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आदमी हिंदी का अखबार पढ़ के उस विषय वस्तु को समझ सकता है उस भाषा से ये किताब लिखी गई है, एकदम सामान्य भाषा। देखिए, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि जब तहरीर आप लिखते हैं तो शब्दों पर ही मुकदमा यानी अपराध की श्रेणी बनती है। एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और उन शब्दों के जरिए धाराएं बढ़ती हैं और घटती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बारीकी से आपने काम किया है, आपकी सहजता कितनी होगी इसमें शब्दों की, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिंदी में न्यायिक कार्यों में बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि अंग्रेजी में आपको मिलती हैं, सामान्य लोगों के वो परे होती हैं। इसीलिए अंग्रेजी में भी ये पुस्तक है और हिंदी में भी ये पुस्तक है। और इस पुस्तक को अपने दर्शकों को और जो लोग हैं जानकार उनको ज़रा दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये पुस्तक है जो आपको अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है और तमाम पुस्तक केंद्रों पर भी मिलेगी। तो ये जो क्रिमिनल ट्रायल की पुस्तक है जिसको बताया शुरुआती दौर से लेकर कि कैसे तहरीर से लेकर कैसे एफआईआर होती है, कैसे 156(3) में जब आप जाते हैं न्यायालय की शरण लेते हैं एफआईआर दर्ज कराने, फिर ट्रायल से लेकर फिर आगे चलकर क्या कुछ होता है, सेशन अदालत क्या है, तमाम चीज़ें ऐसी इसमें पुस्तक में आपको उपलब्ध हैं। तो इसलिए ये 25 साल का अनुभव आपके लिए इस पुस्तक के ज़रिए आपने परोसने का काम किया है, ताकि आप जब कभी आपका सामना होता है तो आपको भटकना ना पड़े, आपको खुद ज्ञान होना चाहिए। और जिसको खुद ज्ञान होता है तो निश्चित तौर पर वो मुकदमा बहुत आसानी से लड़ सकता, उसका सामना कर सकता। शायद सर यही चीज़ों को आपने साझा करने की कोशिश की है। सबसे खास बात आपने ये बताई कि ये सबके लिए उपयोगी है, जिसका सामना हो रहा है, जो वकील साहिबान हैं, जो न्यायिक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, सबके लिए उपयोगी है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि जब मैं शुरू में एज ए मजिस्ट्रेट हुआ जी, तो मुझे एक तो कॉन्फिडेंस की कमी थी, मुझे ज्ञान कम था जी कि प्रोसीडिंग आगे कैसे चलती है जी। और एक आदमी अगर वो अरेस्ट होके आता है तो हमें बेल कैसे लिखनी है जी, हम उसको किस तरह से जमानत दें, या अगर वो जेल उसको जाना है तो उसमें क्या आर्डर पास होनी है, मुझे इसका भी ज्ञान नहीं था। मैं सत्यता से बताता हूँ। और मुझे कई किताबें पढ़ती थी, मुझे ये भी नहीं पता होता था कि सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस का यूज किस तरह से कब कैसे होता है। तो मैंने कोशिश ये करी है कि तीनों विधा एक साथ हो और ट्रायल में आईपीसी कब, सीआरपीसी की उपयोगिता कब है और एविडेंस की उपयोगिता कब है, उस पूरी चीज़ को लिखी है। और एक जो सबसे हमने मेहनत वाला काम किया है कि जैसे हम अगर किताब पढ़ते हैं तो जितने अपराध हैं सबको अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है। मैंने पूरे अपराध को 8 भागों में बांटा है। जैसे महिलाओं से संबंधित अपराध, शिशुओं से संबंधित सब, शरीर से संबंधित अपराध, संपत्ति से संबंधित अपराध, ये सभी धाराएं जितनी हैं एक्ट की एक चैप्टर में, कि अगर आप
उसको पढ़ना चाहते हैं कि शरीर से संबंधित, चाहे महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं वो कहाँ मिलेंगी, तो हमें पन्ना पलटना नहीं पड़ेगा। एक चैप्टर आपने खोला और उसमें सभी अपराध और उसके तत्व क्या हैं, कब ये धारा बनती है, कब ये धारा नहीं बनती है, और उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। और जो धाराएं बनती हैं, मान लीजिए हमने 323 का अपराध मान लिया जी, 323 हो गया भाई, उन्होंने झगड़ा किया 323 हो गया। और 323 और 324 में क्या अंतर है? 323, 324, 325, 307, 308 में क्या अंतर है जी, 299, 300 के अपराध अगर होते हैं, 302 होते हैं, तो उसमें क्या अंतर है? इसको मैंने बहुत बारीकी से और बड़ी सहजता से लिखी है कि अगला अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहे, कोई अधिवक्ता अपनी बेल करानी चाहे और कोई ट्रायल कर रहा है मजिस्ट्रेट, तो उसको बहुत भटकना ना पड़े। हर चीज़, ऑर्डर कैसे होता है, बयान कैसे होते हैं, एक एक चीज़ को मैंने कोशिश करी है कि जो मैंने सर्विस काल में जो मुझे कठिनाई आती थी और जो रोज़ की समस्याएं, उन सभी चीज़ों को लिखा। तो देखा आपने कि किसके लिए कितनी उपयोगी है पुस्तक, चूँकि 25 साल का न्यायिक सेवाओं का अनुभव है और ऐसे में उस अनुभव को आपके लिए साझा करने का काम किया है। इस पुस्तक में सबके लिए बहुत कुछ है और इसको कैसे चरणबद्ध तरीके से एक जगह पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध होंगी, जिसके लिए आपको विधिक राय लेनी पड़ती है, यानी जाना पड़ता है, या जो न्यायिक सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं उनके लिए भी कभी कभी दिक्कत होती है। जैसा आपने मजिस्ट्रेटी कार्यकाल जब आपका था तो क्या आपको दिक्कतें हुई थी, उनके लिए कितनी उपयोगी है उसको भी बताया। तो क्रिमिनल ट्रायल इस समय मार्केट में उपलब्ध है और इसको आप आसानी से पा सकते हैं। आजकल का युग आप जान ही रहे हैं कि सोशल मीडिया का युग है और कैसे हम ऑनलाइन चीज़ों को लेते हैं, तो ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है, ये बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर सर, जैसे कि आपने बताया कि क्रिमिनल ट्रायल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, ये सब कुछ पुस्तक में है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी है ना कि मान लीजिए FIR दर्ज हुई और FR लग गया जी, तो आप प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, क्या क्या विधा है, ये हर चीज़ को आप सीतापुर के हैं, बॉम्बे गए, वहाँ FIR दर्ज हो गई, चाहे वहाँ कोई घटना हुई, चाहे वहाँ आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई और FIR दर्ज करा। पहले ये होता था कि पुलिस कहती थी आप वहाँ जाओ, सीतापुर जाना पड़ेगा जी, लेकिन एक 0 FIR क्या होता है, क्रॉस FIR क्या होता है, कन्फेशनल FIR क्या होता है, साधारण FIR क्या होता है, इसको भी इसमें मैंने अलग अलग तरह से लिखने की कोशिश किया है। जैसे थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए 0 FIR का जिक्र किया। हाँ जी जी। तो 0 FIR क्या होती है? 0 FIR मान लीजिए कि आप रहने वाले सीतापुर के हैं, घटना कहीं किसी और जगह में हुई जो सीतापुर जिला नहीं है, तो आप वहाँ FIR लिखा देंगे, वहाँ तहरीर देंगे, वहाँ पुलिस 0 को पर देंगे, कायम हो जाएगी, वो 0 पे कायम हो जाएगी। यहाँ संबंधित तो वो वहाँ के पुलिस विभाग मना नहीं करेगा कि नहीं आप वहाँ के हो तो वहाँ जाकर आप वहाँ FIR दर्ज हो जाएगी और उस FIR को वो यहाँ भेज देंगे संबंधित थाने को, संबंधित वो यहाँ अपराध संख्या सहित दर्ज हो जाएगी, वहाँ दर्ज होगी, विवेचना होगी। अब उसको वादी को भटकना नहीं पड़ेगा, बाजी को भटकना नहीं पड़ेगा और उसको क्या कहते हैं, ये समस्याएं नहीं हो कि जैसे होता था ना कि कहीं कोई क्राइम हो गया तो इस ज़िले का है नहीं उस ज़िले का है, पुलिस को भी परेशानी होती थी। तो उस सभी समस्याओं का मैंने कोशिश किया है कि इसमें एक साथ छोटी सी पुस्तक में पूरी चीज़ें ट्रायल से संबंधित कोशिश करी है कि इसमें आ जाए। आपने इसमें मुख्य विशेषताएं भी अंकित कर रखी जी जी हैं। जी। तो विशेषताओं को एक बार फिर से दर्शकों के लिए बता दें जी जी। जो डाल रखे हैं। अच्छा, इसमें हाँ जी, ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि तीनों एक्ट जो विचारण से संबंधित हैं एक साथ हैं। वाह। IPC CRPC एविडेंस में जो ट्रायल होता है, एक तहरीर से लेके हम जैसे 200 का बयान हुआ, 202 का बयान हुआ, 244, 246, ये सभी चीज़ों को एक साथ रखा है और एविडेंस की पूरी विधा, एविडेंस का उपयोग कहाँ होगा, कब आप किस स्टेज पे गवाह लाएंगे, किस स्टेज पे आपकी बहस करनी है। जैसे ये होता है कि एक ट्रायल हो रहा है तो 313 का स्टेज आता है, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मुलजिम कब अपनी सफाई दे सकता है जी। तो 313 का जो स्टेज आता है, मुलजिम जो है
उस समय अपनी गवाही दे सकता है, अपने साक्ष्य में कह सकता है कि मैं इन लोगों ने देखा कि मैंने अपराध नहीं किया है। जी। तो इसको भी मैंने हाईलाइट किया। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए एक मरता हुआ आदमी 3 बार 4 बार 3 तरह की बातें करता है, तो कौन सी बात हम मानेंगे कि ये अंतिम उसकी वर्जन है और डाइंग डिक्लेरेशन इसको मानेंगे कि पहले को मानेंगे, दूसरे को मानेंगे कि तीसरे को मानेंगे। तो किसके सामने अगर डाइंग डिक्लेरेशन होता है तो उसको मान लिया जाएगा कि ये सही है। कब पुलिस मानेगी, चाहे डॉक्टर मानेगा कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसकी मानसिक स्थिति सही थी। तो ये सभी बातों को हमने इसमें कोशिश करी है कि अधिक से अधिक असामान्य भाषा में लिखने की कोशिश की है कि सब लोग जान जाएं। सभी धाराओं को अलग अंतर किया है कि अगर अपील किसको कौन सा आदेश होता है जिसमें आप अपील कर सकते हैं, कौन सा आदेश होता है जिसका रिवीजन कर सकते हैं, और कौन सा आदेश ऐसा हो गया कि आप उसी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई रिव्यू कर लीजिए। तो इन सभी को मैंने कोशिश करी है कि सभी सामान्य लोग जान जाएं, और मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि अगर कोई कमी इसमें है तो उसको आप बताएं, मैं सुधार भी करूँगा। देखिए, बहुत सारी जानकारियों से परिपूर्ण है ये पुस्तक। वाकई में बहुत सारे लोगों के लिए, लाखों लाख कहिए करोड़ों कहिए लोग जो अदालत के चक्कर लगाते हैं, अदालत में जाते हैं जब तमाम उनके मामले होते हैं, उनके लिए कितनी उपयोगी है ये अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने आपको बताया कि रामायण शर्मा जी, जिन्होंने 25 साल का उनका अनुभव है न्यायिक सेवाओं में, जिला जज के पद से रिटायर हुए हैं और मौजूदा समय में परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन हैं उन्नाव में। तो ये लंबा अनुभव अमूमन रिटायरमेंट के बाद कोई भी हो समाज के लिए कितना उपयोगी होता है, उसको आपने सिद्ध करने का काम किया है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके लिए, आपकी सेवाओं के लिए आप तत्पर हैं और तमाम ज़रूरतों को जो आम लोगों के लिए है वो भी पूरा कर रहे हैं। इसको सर लिखने में कितना समय लगा? करीब एक साल लग गया। एक साल तो 1 साल लंबा पूरा आपने एक, जैसे आप तैयारी करते थे किसी आने के लिए न्यायिक सेवाओं में, वही तैयारी जैसा बस था? उसी तरह से नहीं, बार बार ये आता था ना कि जैसे मैं कोर्ट में बैठा हूँ, अधिवक्ता आया, करीब 6 7 साल 8 साल पुराने अधिवक्ता, वो कहते साहब सीनियर साहब को बुला रहे हैं। तो मुझे लगता था कि उनको ये ज़रूरत है इस किताब की, तो कम से कम पढ़ तो लें और बतावें कि नहीं हम भी कर सकते हैं। तो ये भी मैंने ध्यान दिया। कंपटीशन में बच्चे हैं और सभी चीज़ें, सब मटेरियल एक साथ नहीं है, मैंने उसके लिए भी कहा कि प्रतियोगी छात्र जो हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता नहीं होता ट्रायल क्या होता है, तो ट्रायल के भी उनके लिए भी था कि एक सामान्य आदमी जो कचहरी रोज आता है उसको पता नहीं है, वो भागता रहता है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसको भी हमने सामान्य भाषा में लिख के कोशिश की कि वो जान जाए कि भाई अब हमारे केस में ये हुआ, अब अगला कदम ये है, अब हमको ये तैयारी करके आनी है। तो इन सभी चीज़ों का मैंने कोशिश किया है कि जो मैं रोज़ अनुभव करता था डायस पे बैठ के कि ये होना चाहिए, ये वकील साहब में कमी है, चाहे गवाह ये कह देता तो बात ये हो जाती। तो इन सबों को कि भाई किसी तरह से उसकी अपनी दलील जो है मजबूती से दे सके कि जिस काम के लिए आया है, जिस तरह से वो परेशान ना हो, बस ये कोशिश की। देखिए, किस किस का ख्याल रखा है, और हमने आपको बताया जो आप बार बार बता रहे हैं कि इस पुस्तक में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं कि वादी हो या प्रतिवादी हो उसकी ही ज़रूरत है, इसमें वकील की भी ज़रूरत है, न्यायिक जो अधिकारी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही पुस्तक लाभदायक सिद्ध होगी, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक हम आप बातचीत कर रहे थे तब एक जिक्र हुआ एक पुस्तक और आनी है, वो पुस्तक में क्या कुछ खास है दर्शक जानना चाहेंगे, और अगली बार हम उम्मीद करेंगे जब अब स्टूडियो आएंगे तो उस पुस्तक पर ज़रूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर पंकज गौड़ जी, आई इंडिया को, और आप सभी दर्शकों को नमस्कार। वो सर पुस्तक कौन सी आनी है, कुछ थोड़ा सा? उस पुस्तक को अभी तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। सिविल के संबंध में है, सिविल ट्रायल के संबंध में, सीपीसी के संबंध में है। उसमें काफ़ी काम हो चुका है। सीपीसी में भी मैंने देखा है कि जो दीवानी के मुकदमे होते हैं, उस दीवानी के मुकदमे में भी न तो वादी को पता होता है अब क्या होगा, न तो प्रतिवादी को बहुत कुछ पता होता है। अधिवक्ता जो नए अधिवक्ता होते हैं उनको भी बहुत सीखना होता है। और सिविल में कहा जाता है कि हर क्षण दिमाग लगता है,
दोनों की काट कैसे होनी चाहिए और दोनों अपने मुकदमे को किस मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसी में मैं काम कर रहा हूं और नए साल में मैं ज़रूर उसको आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल। तो अगली बार जब रामायण शर्मा जी आएंगे तो आपके लिए एक पुस्तक और ज़रूरी लेकर आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपने आई इंडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्ते। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।